नमस्कार। आज हम बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम राजस्थान का इतिहास में मालदेव के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान में जो कुछ प्रमुख राजघराने थे उनमें मेवाड़ के राजघराने रहे, जयपुर या आमेर के राजघराने रहे, या उनके समानांतर अगर कोई बड़ा घराना रहा तो वह मारवाड़ जोधपुर का राजघराना रहा। और मालदेव जो थे वह जोधपुर मारवाड़ के शासक थे। मालदेव राव गंगा के पुत्र थे और कहा जाता है कि स्वभाव से बड़े उग्र थे। और राव गंगा के लिए कहा गया है कि वे भोग विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन में कोई भी ऐसा प्रभावी कार्य नहीं किया। तो कुछ के इतिहासकारों के द्वारा तो यह भी कहा जाता है कि राव गंगा जो थे वह भी उनकी जो नशे की आदत थी वह बहुत ही बड़ी आदत थी और वो अफीम का सेवन किया करते थे। कहते हैं कि एक बार वो अफीम खा करके अपने महल के ऊपर सिकोरी पर बैठे हुए थे और वहाँ से राव गंगा को उन्हीं के पुत्र मालदेव के द्वारा धक्का दे दिया गया। वो नीचे गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन परिस्थितियों के बाद में 1531 ईस्वी में मालदेव जो हैं वो सत्तासीन हुए, मारवाड़ के शासक बने। प्रारंभ में उनके पास बहुत छोटा सा साम्राज्य था जिसमें पोकरण, जैतारण, मेड़ता ये आसपास के प्रदेश उनके पास में हुआ करते थे। इन क्षेत्रों से उसने अपने राज्य को प्रारंभ किया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो चुकी थी और पूरा मुगल शासन तंत्र जो था वो पूरा का पूरा अस्थायी हो गया था। और उसके अस्थायी होने के कारण शेरशाह सूरी का इस भारतीय शासन तंत्र में पदार्पण हुआ। शेरशाह सूरी एक साधारण सैनिक से ऊपर उठा था और उठते उठते वह हिंदुस्तान का शासक बन बैठा। जब शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली सल्तनत को हस्तगत कर लिया गया तो ऐसी स्थिति में हुमायूं है वह दर दर भटकने के लिए विवश हो गया। जब उसकी स्थिति ऐसी थी तो ऐसे में जब वह भटकते भटकते बीकानेर के क्षेत्र में पहुंचा तो मालदेव के द्वारा उसे अपने दूत भेजे गए और उसे सहायता के लिए कहा गया। इतिहासकारों ने इसकी अलग तरीके से समीक्षा की है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह बहुत ही विद्वान था, चतुर था, सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ था। वह जानता था कि उसके पास भी एक सशक्त सेना है। उसने अपने पराक्रम से एक अच्छे राज्य को भी संगठित कर लिया था और इस सेना को अगर हुमायूं अपनी सेना के साथ बना ले और दोनों की संयुक्त सेना शेरशाह के साथ युद्ध करे और उस युद्ध में अगर वह उसको पराजित करके हुमायूं को वहाँ का शासक बना दे तो ऐसी स्थिति में उसका साम्राज्य बहुत सशक्त हो जाएगा और हुमायूं भी उसका जीवन पर्यंत जो उसके द्वारा सहयोग दिया गया है उसको स्वीकार करेगा। लेकिन उस समय हुमायूं के द्वारा उसका आमंत्रण स्वीकार नहीं किया गया। समय आगे निकला और जब स्थितियां बदलती हुई चली गई तो दूसरे दौर में हुमायूं के द्वारा उसके प्रयास किया गया कि वह मालदेव की शरण में आए, मालदेव उसको कुछ क्षेत्र दे और वह अपना समय वहाँ पर व्यतीत कर ले। इसी समय शेरशाह सूरी का एक दूतमंडल भी मालदेव के पास पहुंचा और उससे कहा गया कि वह हुमायूं उसके पास के क्षेत्र में है और वह उसे बंदी बना ले। लेकिन हुमायूं को बंदी बनाने के लिए मालदेव एक योग्य राजपूत शासक था और राजपूतों की परंपरा के अनुरूप उसने किसी भी प्रकार से धोखा देने से इनकार कर दिया और उसके द्वारा उसे बंदी बनाने से मना कर दिया। कहते हैं कि इस बात से शेरशाह सूरी बहुत नाराज हुआ और 1540 से 43 के बीच की इन घटनाओं के क्रम में 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा मानस बना लिया गया कि वह मालदेव के साथ युद्ध करेगा और 1544 ईस्वी में
दोनों के बीच युद्ध की विभीषिका बन गई। मालदेव एवं शेरशाह सूरी के बीच में जो युद्ध हुआ उसे गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए, मालदेव जो था वो प्रतिभा संपन्न था। उसे एक छोटा सा राज्य मिला था जिसने अपने पूरी लगन, परिश्रम, मेहनत और पराक्रम से एक बड़े साम्राज्य में उसके द्वारा तब्दील कर दिया गया था। एक बड़े क्षेत्र में उसने अपने राज्य को विस्तारित कर लिया। जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो गई, कहा जाता है कि उसके पास 50,000 की अश्वारोही सेना थी। उसके पास वीर योद्धा थे, कुशल सेना नायक थे। तो जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई, तो इस समय शेरशाह सूरी के द्वारा एक चाल चली गई। उसके 2 वीर सिपह सालार थे, सेना नायक थे, जिनका नाम था जेता व कूपा। उस समय धर्म युद्ध हुआ करते थे, दिन दिन में युद्ध चला करते थे। उसने जेता व कूपा को 20-20 हजार रुपये भिजवाए और एक से ये कहा गया कि वह सिरोही की तलवारें उसको मंगवा करके दे दे, और दूसरे से कंबलें मंगवाई गई। और उसके बाद में उसके द्वारा मालदेव को एक पत्र लिखा गया कि उसके जो सिपह सालार हैं, मुख्य सेनानायक हैं, वो पैसा लेकर उसकी ओर मिल गए हैं। कहते हैं कि इस समय 26,000 की सेना लेकर के मालदेव इस युद्ध के लिए वहाँ पर पहुँचा था। शेरशाह के द्वारा जब स्वयं पत्र लिखा गया तो मालदेव इस पर विचार करने के लिए मजबूर हुआ और उसने दोनों के शिविरों की जांच करवाई। दोनों के पास 20-20 हजार रुपये मिले। जब दोनों के द्वारा मालदेव को बहुत समझाया गया और अपनी स्वामी भक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की शंका न करने की बात कही गई, लेकिन मालदेव इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया और उसने धोखे की आशंका से इस स्थिति को समझते हुए युद्ध न करते हुए वापस जाने की बात मान ली। जेता व कूपा उससे मिले। उन्होंने पूरा का पूरा उसको समझाने का प्रयास किया। जब वह नहीं माना तो उनके द्वारा कहा गया कि वे अपने ऊपर लगे हुए इन आरोपों के साथ में इस जीवन में जी नहीं पाएंगे और वो तो इस युद्ध में भाग लेंगे, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और युद्ध का जो भी नतीजा होगा उन्हें वो मंजूर है, लेकिन वो कायर के रूप में वापस नहीं लौटेंगे। वो सच्चे सिपह सालार थे, सच्चे सेनानी थे, मारवाड़ के सपूत थे। उनके द्वारा घोषणा कर दी गई कि जो भी सैनिक इस युद्ध में रुकना चाहे वो रुक जाए और जो जाना चाहे वो चला जाए। कहते हैं कि भोर होते ही आधी सेना जो थी वह मालदेव के साथ वापस जोधपुर की ओर लौट गई, लेकिन आधी सेना लगभग 13,000 सिपाही जेता व कूपा के साथ रुके रहे। अगले दिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, कहा जाता है कि दोनों सेना नायकों ने और उनकी सेना ने इतने पराक्रम के साथ युद्ध किया कि एक बार तो वो युद्ध को जीत ही ले गए थे। बाजी उनके द्वारा मार ही ली गई थी, लेकिन इस समय शेरशाह सूरी जो था वह तोपों के साथ युद्ध लड़ रहा था। अब इन तोपों के सामने तलवारें और भाले कहाँ तक टिक पाते। बहुत लंबे समय तक ये योद्धा युद्ध नहीं कर पाए और इस युद्ध में निर्णायक विजय जो है वो शेरशाह सूरी की हुई, क्यों वह तत्कालीन समय के आधुनिक हथियारों से लैस था और उनके जो गोले बरसाए गए उससे बहुत भारी क्षति राजपूत सेना को उठानी पड़ी। उनका सामना वो नहीं कर पाए। जब इस प्रकार की युद्ध विभीषिका हुई तो उसी समय इतिहास का एक मशहूर कोट भी शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया, जो आज तक प्रखर रूप से पढ़ा जाता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। उसका कहना था कि मैं एक छोटे से प्रांत के लिए, भावार्थ उसका ये था कि एक छोटे से प्रांत के लिए पूरी हिंदुस्तान की जो सल्तनत मेरे हाथ में थी उसे मैं खो देता। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय अगर मालदेव
अपने इन सिपह सालारों पर विश्वास करता और वहाँ पर रुकता, और जब 13,000 की सेना के द्वारा एक बार बाजी जीत ली गई, अगर पूरी सेना वहाँ पर होती और मालदेव स्वयं वहाँ पर होते तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और निकलता और मालदेव का शौर्य जो है वह और प्रखर होता। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में मालदेव सही निर्णय नहीं ले पाया, उसके कारण उसको ये हर्जाना भी उठाना पड़ा। उसको सेना की क्षति हुई, उसके सेनानायक नहीं रहे, लेकिन उसके बाद में भी मालदेव अपने क्षेत्र में सशक्त शासन करने में सफल रहा और राजस्थान के राठौड़ वंशी शासकों में, प्रमुख शासकों में उसका नाम आज भी गिना जाता है। जोधपुर के क्षेत्र में न उसने केवल विजय प्राप्त करी, उसके द्वारा ऐतिहासिक स्थलों का भी निर्माण किया गया, उसके द्वारा बड़े बड़े दुर्ग भी बनाए गए, साहित्यिक और सांस्कृतिक स्थितियों का भी उसने उस समय पल्लवन पोषण किया। एक सर्वांगीण व्यक्तित्व वाला शासक मालदेव अपने समय का रहा। और जब इस शेरशाह सूरी का जो बीच में कुछ काल आया, उसके बाद में 1545 ईस्वी के युद्ध के बाद में हुमायूं फिर से सत्तासीन हुआ, मुगल शासन फिर से आया, लेकिन इस समय तक आते आते मालदेव भी बूढ़ा हो चला था, शक्तियाँ भी उसकी उतनी नहीं रही थी और धीरे धीरे उसके द्वारा भी अपने आप को सीमित कर लिया गया था और 1562 ईस्वी में वह इस दुनिया से चल बसा। लेकिन राजस्थान के जो कुछ प्रमुख स्वतंत्रता प्रिय, स्वाभिमानी और सशक्त पराक्रम के जो शासक थे, उन शासकों में मालदेव का नाम लिया जाता है। मालदेव ने अपने समय में अपनी प्रतिभा के बल पर मारवाड़ घराने को वैभव के दौर पर लेकर गया और एक विशेष स्थिति में उसको ला करके खड़ा कर दिया। कुछ परिस्थितियां उसके पक्ष में और होती तो वह अपने आप को और भी सिद्ध शासक घोषित कर सकता था, बना सकता था, लेकिन कहीं कहीं परिस्थितियों ने और भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन जिन भी परिस्थितियों में वह बना, एक सशक्त शासक के रूप में बना और मारवाड़ के क्षेत्र को तत्कालीन समय भारतीय परिदृश्य में एक मजबूत क्षेत्र के रूप में उसके द्वारा स्थापित किया गया। मालदेव मारवाड़ के प्रमुख शासकों में रहा और अपने वैभव के लिए सदैव वह जाना जाता रहा। धन्यवाद।